Hello students, let's start a new topic in income tax, that is residential status. Why we learn this topic? Actually, an incident of tax in India is depend upon two factors. Number one, residential status. Second, types of income. इसका मतलब ये है कि कोई पर्सन को टैक्स पे करने का है या नहीं इंडिया में, इज टोटली डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स. वन इज रेसिडेंशियल स्टेटस, मतलब वो इंडिया में कितना दिन रहता है, और सेकेंड टाइप्स ऑफ इनकम, मतलब उसका इनकम किस प्रकार का है. इन दोनों के बेस के ऊपर वो पर्सन टैक्स पे करेगा या नहीं करेगा ये डिटरमाइन किया जाता है. यहाँ पे चार अलग अलग लॉज है, रूल्स है, चार अलग अलग एंटिटीज के लिए. सो दीज आर अ डिफरेंट टैक्सेबल एंटिटीज. नंबर वन, इंडिविजुअल. सेकेंड, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, दैट इज HUF. थर्ड, कंपनी. एंड लास्ट फोर, all other person, that is LLP, AOP, firm, BOI, AJP. So these are different taxable entities for residential status. यहाँ पे इंडिविजुअल और HUF के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस के कौन कौन से स्टेटस होते हैं? वन इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिया. सेकेंड, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी resident in India. Third, non-resident in India. Let's learn with this chart. So this is types of resident. They are bifurcated by two. One is resident, second is non-resident. अगर कोई पर्सन रेसिडेंट है तो उसके भी दो प्रकार है. वन इज ऑर्डिनरीली रेसिडेंट और सेकेंड इज नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट. So this is the chart of resident related to individual and HUF. What about company and other person? So it has only two types. One is resident and second is non-resident. This is the chart of types of resident of company and other person. It includes only two. One is resident and second is non-resident. Let's learn the rules of determine the residential status of an individual. किस तरह के रूल्स होते? So कुछ कंडीशंस है, बेसिक कंडीशन टू टेस्ट व्हेन एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया. अगर कोई पर्सन को रेसिडेंट कहता है तो उसे लिए दोनों कंडीशन, कुछ कंडीशंस है. सो कुछ बेसिक कंडीशन है कि पर्सन रेसिडेंट है या नहीं है, as per section 6 subsection 1. Let's see. An individual is said to be resident in India in any previous year if he satisfies any one of the following basic condition. आगे दिए हुए basic condition में से कोई भी एक भी condition अगर उसने fulfill किया, so that person is become a resident in India. So what is the condition? Number A, he is in India in the previous year for a period of 182 days or more. मतलब previous year में, हमारा previous year है साल का कौन सा है? 2019, 2020. That's my previous year. So is this year, in this previous year, that person is stay for 182 days or more. That's my first condition. अगर उसने पहला कंडीशन फुलफिल किया तो ठीक है, ही बिकम रेसिडेंट ऑफ इंडिया. बट अगर उसने फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं किया है, सो ही हैज अ सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड कंडीशन, दैट इज ही इज इन इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ 60 days और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. बट उसके साथ एंड 60 days भी होना चाहिए प्रीवियस ईयर में, एंड 365 days or more during the 4 years immediately preceding the previous year. Immediately preceding the previous year मतलब previous year के पहले के 4 साल, that is start from 2015-16
टू 2018-19, इन 4 सालों के ड्यूरेशन में वो इंडिया में एटलीस्ट 365 डेज और मोर वो इंडिया में होना चाहिए, तो ही दैट पर्सन इज बिकम अ रेसिडेंट इन इंडिया. I repeat, there is a 2 condition. Out of 2 condition, we have to fulfill 1 condition. First condition is वो 182 days previous year में होगा तो ही become resident. अगर वो first condition fulfill नहीं कर रहे हैं, so he has a further and additional condition is he is in India for the period of 60 days in the previous year. वो 60 days previous year में होना चाहिए और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के पहले जो 4 साल है, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 2015-16 टू 2018-19, उसमें वो 365 डेज होना चाहिए, तो ही वो पर्सन रेसिडेंट हो सकता है. सो इन दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर वो पर्सन फुलफिल कर रहा है तो वो पर्सन रेसिडेंट हो गया. ओके, नेक्स्ट कुछ एक्सेप्शन है यहां पे. द पीरियड ऑफ 60 डेज रेफर टू द इन द बेसिक कंडीशन बी, जो बी में 60 डेज का प्रीवियस ईयर में जो कंडीशन दिया है, हैज बीन एक्सटेंडेड टू 182 डेज. वो 182 डेज में एक्सटेंड किया हुआ है. कौन से केस में? सो नंबर 1 इज एन इंडियन सिटीजन, एक इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया, जो इंडिया को छोड़ के जा रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया. इंडिया के बाहर वो अगर एम्प्लॉयमेंट के पर्पस के लिए अगर इंडिया को छोड़ के जा रहा है बट वो इंडियन सिटीजन है, तो उसके लिए 60 डेज का कंडीशन एक्सटेंड किया हुआ है 182 डेज तक. और एक कंडीशन है कि और एक एक्सेप्शन है, कंडीशन नहीं एक्सेप्शन है, एज अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन इंडियन शिप. अगर वो पर्सन इंडियन शिप का क्रू मेंबर, मतलब वहां पे जो काम करते हैं उसे क्रू मेंबर कहते हैं, उनको भी 60 डेज को एक्सटेंड किया है 182 डेज. मतलब अगर वो इंडिया में 182 डेज और उसके ज्यादा है तो ही वो इंडिया के रेसिडेंट है, अगर वो नहीं है तो उसे रेसिडेंट नहीं बोल सकते. सेकेंड एक्सेप्शन बोला है कि एन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन सिटीजन या इंडिया में पैदा हुआ, हु कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया. पहले पॉइंट में इंडिया को छोड़ के जा रहा है, दूसरे पॉइंट में वो इंडिया में आ रहा है. अगर कोई पर्सन इंडिया में आ रहा है प्रीवियस ईयर में, उसके लिए भी 60 डेज का जो कंडीशन है वो एक्सटेंड किया हुआ है 182 डेज तक. So these are your exception for the rule of B. Next, some notes, that is, what is mean Indian citizen? So Indian citizen is determined by 2 ways. Number 1, by birth. Either parents need to be citizen in India. उसके पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन होने चाहिए. और सेकेंड वे बाय रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन मतलब अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब वो पर्सन इंडिया में पैदा हुआ चाहिए, नहीं तो सेकेंड है मैरिड टू इंडियन ओरिजिन, नहीं तो वो इंडिया के ओरिजिन कोई स्पॉज से उसे या बॉय और गर्ल से उसे शादी करनी पड़ेगी, देन ही बिकम द इंडियन सिटीजन. सेकेंड, इन केस ए पर्सन इज इन इंडिया ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ अ डे. कोई पर्सन पार्ट ऑफ अ डे, मतलब ए पार्ट ऑफ डे एक तो एंट्री और एग्जिट डे में होता है, मतलब वो इंडिया को छोड़ के जा रहा है और वापस इंडिया में आ रहा है, उसी टाइम पे वो पार्ट ऑफ डे हो जाता है. द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्ट ऑफ डे शुड बी मेड ऑन एन अर्ली बेसिस. फिर उस दिन का कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे? तो उस दिन का कैलकुलेशन यहाँ पे बोला है कि अर्ली बेसिस पे करेंगे. A total of 24 hours of stay considering both a day of entry and exit is to be counted as equivalent to the stay of one day. मतलब दोनों को मिला के अगर 24 hours से ज्यादा हो रहा है या 24 hours हो रहे हैं तो उसको एक दिन में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब वो एक दिन हमें लिख सकते हैं.
फॉर एग्जाम्पल सपोज 8 सितंबर 2019 को 7 बजे, शाम के 7 बजे वो इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं। मतलब रात के 12 बजे से दूसरे दिन, मतलब 7 बजे तक, आज के 7 बजे तक, हमारा दिन कब चालू होता है? रात के 1 बजे से। तो 1 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक टोटल आवर्स होते हैं 19 आवर्स। और वो इंडिया में कब आता है? 15 अक्टूबर 2019 को, वो भी शाम के 5 बजे। और 5 बजे के बाद रात को 12 बजे तक वो इंडिया में ही है। मतलब टोटल कितने हो गए? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 7 आवर्स। सो टोटल कितने हो गए एंट्री और एग्जिट डे के आवर्स? 26 आवर्स। मींस ये 24 आवर्स से ज्यादा है। सो इट्स बिकम 1 डे। तो जब हम स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करेंगे उस टाइम पे उसे एक कैलकुलेट करना पड़ेगा, 1 डे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट, थर्ड, if information is not available to calculate the period of stay of an individual in India in terms of hours, then the day of entry and exit shall be taken as stay of the individual in India. अगर अर्ली बेसिस पे उन्होंने काउंट नहीं करने बोला है तो उस टाइम पे एंट्री और एग्जिट डे दोनों को इंडिया में काउंट किया जाता है। अगर उन्होंने अर्ली बेसिस का कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो वहां पे एंट्री और एग्जिट डे को हम क्या करेंगे? इंडिया में इंक्लूड करेंगे। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रूल 126, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का सिटीजन है, एंड अ मेंबर ऑफ क्रू और शिप, और उसके साथ वो शिप का क्रू मेंबर भी है, द एंट्री एंड एग्जिट डेट इज नॉट इंक्लूडेड इन इंडिया। तो उस टाइम पे एंट्री और एग्जिट डे इंडिया में कन्वर्ट नहीं करेंगे, इंडिया में इंक्लूड नहीं करेंगे, अगर वो पर्सन शिप का क्रू मेंबर है तो ही। गॉट इट? नेक्स्ट, नॉन रेसिडेंट। एन इंडिविजुअल इज अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाई नन ऑफ द बेसिक कंडीशन। अगर बेसिक कंडीशन में से कौन सा भी कंडीशन अगर वो पर्सन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सो ही बिकम द नॉन रेसिडेंट। दैट्स इट। नेक्स्ट, एज पर इंडिविजुअल एंड HUF रेसिडेंशियल स्टेटस, there is 2 types, resident and non-resident, but in the resident has also 2 types. One is ordinarily resident and second is non-ordinarily resident. So how to find out ordinary resident or non-ordinary resident? Let's start. So here is the additional condition to test when a resident individual is said to be ordinary resident in India. It gives in the section 6 subsection 6. A resident individual is treated as resident and ordinary resident in India if he satisfy both of the following additional condition. आगे दिए हुए दोनों कंडीशन अगर वो फुलफिल कर रहा है, अगर वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ही वो बंदा, तो ही वो पर्सन रेसिडेंट भी और ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है। सो फर्स्ट कंडीशन इज he has been resident in India in at least 2 out of 10 previous years immediately preceding the relevant previous year. मतलब हमारे प्रीवियस ईयर के पहले के 10 साल जो स्टार्ट होते हैं 2009-10 से 2018-19 तक, इस ड्यूरेशन में, इस 10 साल के ड्यूरेशन में एटलीस्ट 2 इयर्स तो क्या होना चाहिए? वो रेसिडेंट होना चाहिए। एंड उसके साथ सेकेंड कंडीशन भी उसको फुलफिल करने का है। सेकेंड कंडीशन इज ही हैज बीन इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 730 days or more during the 7 years immediately preceding the relevant previous year. मतलब प्रीवियस ईयर के पहले के 7 साल जो 2012-13 से चालू होते हैं टिल 2018-19 तक, इस 7 साल में वो इंडिया में एटलीस्ट 730 days और उसके ज्यादा इंडिया में वो रहना चाहिए।
अगर वो दोनों कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है तो ही वो पर्सन रेसिडेंट एज वेल एज ऑर्डिनरीली रेसिडेंट पर्सन होता है। अगर कोई भी पर्सन में इन एडिशनल कंडीशन में से कोई भी रेसिडेंट पर्सन ने इस एडिशनल कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं किया तो ही इज बिकम ओनली रेसिडेंट, that is not ordinarily resident, that is not ordinarily resident. So these are all explanation of resident, non-resident, ordinary resident, non-ordinary resident. Let's start with examples. So in this column there is a 3 cases and some years is given. It include one or previous year, that is 2019, and 4 preceding previous years, that is 2018, 19, 17, 18, 16, 17 and 15, 16. Number 1 case is given some days or stay in India, that is 1920 में, मतलब हमारे previous year में वो person 185 days stay और उसके बाद हर एक साल में वो 50-50 डेज इंडिया में स्टे। सो टेल मी, ही इज अ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट? सो वी अप्लाई द कंडीशंस. नंबर 1 कंडीशन, ही स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर. लेट्स सी, ही स्टे इन इंडिया फॉर 185 डेज, मतलब इसने फर्स्ट कंडीशन फुलफिल की है. सो ए as per section 6(1), yes. Let's see, इसने second condition को भी fulfill किया क्या? Second condition is he stay in India for 60 days in the previous year as well as in the immediately preceding the previous year. In the 4 previous years, he at least stay for 365 days. So in the previous year, he fulfilled the 60 days. But in the last 4 years, which is immediately preceding the previous year, total number of days is 200 days. He does not fulfill the second condition. But उसने पहला कंडीशन फुलफिल किया है. दोनों में से एक भी कंडीशन अगर वो फुलफिल करता है, so he become the resident in India. So in the first case, the person is a resident in India. Now go further. Second case. In previous year, he stay for 70 days and last 4 years, he stay every year 100 days. So we applying the rules. For first rule, we have to stay in India for 182 days. He stay for 70 days only. मतलब इसने पहला condition fulfill नहीं किया. So it is no. But we go further. We have some further condition is he stay in India for 60 days. Yes, he stay in India 70 days. That is more than the 60 days. Then as well as he stay in India last 4 years immediately preceding the previous year. That is 400 days. That is more than the 365 days. मतलब यहाँ पे उस person ने पहला condition fulfill नहीं किया, but he fulfill the second condition. That is, the person is become resident in India. Now go further in third case. He stay in India in all 5 years, that is 70 days. As per the first condition, he is not fulfilled the first condition, that is 182 days in the previous year. He stay only 70 days. That is first condition, no. Now further condition second, he stay in India in the previous 60 days. He stay in India 70 days, that is more than the 60 days. But in the last 4 years, immediately preceding the previous year, he stay in India 280 days. Is less than the 365 days as per the condition. That's why the person does not satisfy first condition as well as second condition. So the person is become
non-resident in India. That's it. Thank you.